सभी मित्रों को जय भीम। मैं डॉक्टर कौशल पवार और आप देख रहे हैं मेरे साथ स्वच्छकार समाज की आवाज। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वच्छकार समाज की आवाज ऐसे व्यक्तित्व को आपसे रूबरू करवाती है जिन्होंने समाज में महत्वपूर्ण कार्य किए हों या समाज के लिए एक ऐसा मुकाम हासिल किया हो, खासकर स्वच्छकार समाज की आवाज, स्वच्छकार समाज से जो जो एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, निर्णायक की भूमिका में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे तमाम क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं और उनका योगदान क्या है समाज में, उस सारे योगदान को आप सब दर्शकों के सामने लाना स्वच्छकार समाज का उद्देश्य है। ये यूट्यूब चैनल इसलिए ही बनाया गया है ताकि हम झाड़ू छोड़ के कलम की तरफ बढ़े और न केवल कलम की तरफ बढ़े बल्कि समाज में एक निर्णायक भूमिका में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। एक एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ऐसे ही आज जिन शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे वो है अमित नायर जी। अमित नायर जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हालांकि विस्तार से जानकारी हम उन्हीं के मुंह से लेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं हमारे तमाम मित्रों को, दर्शकों को, कि अमित नायर जी सामाजिक भूमिका में निभाते हुए बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो होता है अपनी कौम का। जब अपनी कौम आपके सामाजिक कार्यों को रेखांकित करती है, उनको उनको महत्व देती है, तो ऊर्जा और बढ़ जाती है काम करने की। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा रत्न पुरस्कार अवार्ड मिला हुआ है अमित नायर जी को। कौमी एकता सद्भावना अवार्ड अमित जी को मिला हुआ है और भी बहुत सारे अवार्ड्स। पूरी एक फेरिस्ती है मेरे पास, लिस्ट है पूरी, जो अमित के कार्यों को रेखांकित करते हुए एक सम्मान के रूप में इनको दिया गया है। अमित जी, मैं सबसे पहले आपका स्वच्छकार समाज की आवाज के दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, आपको जय भीम बोलती हूँ। आपने इतना कीमती समय हमारे इस छोटे से चैनल के लिए निकाला। अमित जी, बहुत बहुत आपको स्वागत करती हूँ। जय भीम मैम। और बहुत मुझे आज ये बहुत सौभाग्य का मौका मिला मुझे कि एक ऐसे चैनल, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आया कि जहाँ से मेरी आवाज जो है वो अपने समाज तक पहुँच जाएगी। और जैसा कि स्वच्छकार समाज की आवाज जो चैनल है वो बहुत ही अच्छा चैनल, जिससे मैं कई बार मैंने देखे कि अपनी कौम के लिए आवाज उठाई है आपने, और चैनल के माध्यम से भी और भी मैंने आपको सुना। और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े, मैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम और मेरा नमस्कार। जी अमित, बिल्कुल हमारा जो चैनल का उद्देश्य था, लॉकडाउन में क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे सामाजिक क्षेत्र के काम कुछ रुके हुए हैं, तो हमने इस चैनल के माध्यम से हम आपस में रूबरू हो जाएं, एक दूसरे के कामों से, एक दूसरे के विचारों से, और हमें एक आदर्श के रूप में हम आप जैसे शख्सियत को देखते हैं। अमित जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। जी अमित जी। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक, जैसे कहते हैं, नवाबों के शहर लखनऊ से मैं निवास करता हूँ वहाँ पर। और यूपी में एक, यूपी की राजधानी है लखनऊ, मैं वहाँ से मेरा घर है निराला नगर, एक अपने स्वच्छकार समाज की बस्ती है वहाँ पर, जहाँ पर सभी जो सफाई पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें मेरे जो करियर का जो महत्वपूर्ण अंग रहा वो मेरी माताजी रही हैं, जिन्होंने सफाई पेशे से जुड़ी रही हैं। मेरे जो माता-पिता थे वो बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन मेरी माताजी का एक सपना था कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे झाड़ू नहीं लगाएँगे, और उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई। आज हमारे फैमिली में हम लोग 4 भाई हैं और 1 बहन है। इसमें से हमारे सभी भाई पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपरी हैं, और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ मेहनत करी। यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा, मतलब मैं तो नहीं, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरे भैया बताते हैं कि एक दिन ऐसा था कि नमक रोटी खाई है, जिससे बहुत ही, मतलब सोचने की बात है कि नमक रोटी बहुत आज के समय में खाना भी बहुत होता है। उस वो मुझे मंज़र जब बताया भैया ने, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुत ही अभी पीछे है शिक्षा के मामले में। और मेरी माताजी ने बहुत मेहनत करी और हम लोगों को एस्टेब्लिश किया।
आज मैं जो मैं जॉब में हूँ, मैं बताना चाहूँगा आपको, जॉब में हूँ, बिजली विभाग में कार्यरत हूँ, क्लर्क का काम करता हूँ और उसी क्लर्क में रहते हुए मैंने जो है अपनी पढ़ाई पूरी करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, एमए कानपुर यूनिवर्सिटी से किया सोशियोलॉजी से और फिर जब मैं मिशन से थोड़ा से दूर था, मैं बाबा साहब को ज़्यादा जानता नहीं था। लेकिन 2008 के बाद जब मैं नौकरी में आया और मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिससे मेरे अंदर बाबा साहब को तो मैं जानता था लेकिन ये नहीं जानता था कि बाबा साहब का मिशन जो था वो किस तरीके से कार्य करता है। बस ये मुझे मालूम था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उस संविधान से देश चलता है, बस इतना मुझे मालूम था। लेकिन जब मेरे साथ एक घटना हुई ऑफ़िस में, मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा कि मैं जब 4th क्लास में एम्प्लॉयी में वो जॉइन हुआ था, तो मेरे चीफ इंजीनियर थे, वो श्रवण समाज से थे और मैं उनका नाम नहीं लूँगा और जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारे साथ मतलब घंटी बजाई और उन्होंने बुलाया। मैं एज़ अ पियून अपॉइंट हुआ था, मैं नौ जॉब में आया था। तो जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मुझसे एक ऐसा सवाल किया, जिससे मैं उस दिन पूरे दिन मैं खाना नहीं खाया था मैंने पूरा दिन और उस दिन मैं काफ़ी अंदर ही अंदर रोया भी था। उन्होंने मुझसे बुलाते ही कहा कि सुनो एक मेरा जूता साफ कर दो। तो मैं बहुत मतलब जैसे ही उन्होंने बोला तो मेरे पैरों से लेके सर तक मेरा ऐसे सन्न से हो गया कि मैं क्या उनको जवाब दूँ, फिर मैंने अपने आप को सँभाला। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। तो फिर मैंने उनको जवाब दिया कि सर ये तो मेरा काम नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आप मुझसे फाइलें मँगवा लीजिए या कुछ भी मँगवा लीजिए, मैं वो काम कर दूँगा। पानी मँगा लीजिए, वो पानी पिला दूँगा। लेकिन फिर मैंने उनको उन्हीं के शब्दों में मैंने जवाब दिया, हमने कहा सर हाँ, मैं साफ कर दूँगा जूता। लेकिन एक वो मेरी शर्त है कि आप मेरा एक जूता साफ करिए, मैं आपका जूता एक साफ करूँगा। क्योंकि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ। अरे! इतना सुनते ही उन्होंने पूरा एकदम एकदम आग बबूला हो गए और मुझे वहाँ से भगा दिया। लेकिन मैं उस दिन वहाँ से निकल के आया और मैंने अपने आप को बहुत मजबूत किया। उस दिन मैं घर पे आया, मेरी माताजी थी, उनसे मैंने बताया कि आज मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। और उस दिन मैंने मतलब इतना दुखी हो गया था कि मैंने खाना तक नहीं खाया और वही मेरे नाश्ता रहा कि ऐसा मतलब हमारे समाज को लोग आज आज भी उसी दशा में मतलब है और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है और हर चीज़ खत्म हो गई है। लेकिन वहाँ पे मुझे सोचिए लखनऊ एक राजधानी है और राजधानी में भी एक सेंट्रल पॉइंट पे हमारा ऑफ़िस बना हुआ है बिल्कुल हज़रतगंज के अंदर। वहाँ पर ऐसी घटना होती है, अब ये सोचिए लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। अरे मैं कहता हूँ अगर जातिवाद खत्म हो गया तो वो फिर क्या था? जी। फिर मैंने वहीं से फिर मैंने एक प्रण लिया कि अब मैं मिशन से जुड़ूँगा और काफ़ी हमारे ऑफ़िस के भी साथी थे, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे तो समझाया कि आपको बेटा सामाजिक काम करने की जो हिम्मत है, जो जी, जज़्बा है, वो यहाँ से इस घटना ने आपकी ज़िंदगी में जी, एक नया मोड़ जी, दिया। जी, 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 अमित जी, मैं देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमने हमारी पहली पीढ़ी ने बहुत ज़्यादा झेला है, हमसे जी, ज़्यादा झेला है उन्होंने जिसको जी, शब्दों में भी बयाँ नहीं कर सकते। आप जी, ये देखिए कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, हमारी माँओं के साथ, हमारे चाचे-ताऊओं के साथ, जो ख़ासकर इस वर्ग से आते हैं, उनके साथ क्या-क्या हुआ होगा। हम जी, आपके इस अनुभव से मेरे दर्शकों से भी मैं चाहूँगी कि इससे अंदाज़ा लगाइए आप, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसी मनोविज्ञान है ये, कि आप जी, दूसरे इंसान को एक इंसान की तरह नहीं देखते। अमित जी, मैं सीधा सवाल जो आपसे जानना चाह रही हूँ, वो ये कि आप कैसे फिर सामाजिक क्षेत्र में आप एक प्रोफ़ेशनल में भी हैं और कैसे फिर सामाजिक क्षेत्र में आप योगदान दे रहे हैं समाज में? मैम जैसे मैं जॉब में हूँ तो मेरे साथ कई कठिनाइयाँ भी आती हैं काम करने में। जैसा मैं ऑफ़िस के बाद 5 बजे के बाद मैं फ़ील्ड में निकलता हूँ और मेरा एक सपना है मैं 2000 ये आरटीई पे काम करता हूँ, जो भारत सरकार का कानून है। शिक्षा का अधिकार 12(1) धारा है भारत 1 12(1) पे, मैं उस पे काम करता हूँ, उसमें चाइल्ड एजुकेशन पे काम होता है और मैं घर-घर जाकर लोगों को डोर टू डोर मतलब इस तरीके से काम है कि मैं दरवाजे खटखटा के मैं नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे काफ़ी साथी हैं मेरे साथ और मैंने एक ऑर्गनाइज़ेशन बना रखी है, आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन और उसके तहत हम लोग जो है पूरा डोर टू डोर जाकर हम लोग कैम्पेनिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा एक अधिकार है,
देखिए, मैं 1 साल पहले किसी के साथ मैंने काम किया, तो मैंने देखा वहाँ पर कि जो चीज़ें हैं, ये हमारे समाज को मिलनी चाहिए। हमारे समाज बिल्कुल अवेयर है ही नहीं, बिल्कुल उसको जानकारी है ही नहीं। ऐसी भी योजना हमारे बीच में है, लेकिन हम लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैंने उस पे फिर ग्राउंड लेवल पे मैंने काम किया और फिर घर-घर जाकर लोगों को बताया, मैंने पर्चे छपवाए। फिर जो शाम का वक़्त होता है मेरा, वो उसी में जाता है और मैं अभी तक मैं ये पूरे यूपी में मैंने दसियों हज़ार बच्चों के एडमिशन मैं करवा चुका हूँ और उसका डाटा भी है मेरे पास। कभी आप अगर मुझे माँगेंगी तो मैं उसको दे भी पाऊँगा और मैं अपने जो है वीडियोज़ भी डाला करता हूँ कि जो-जो बच्चों के एडमिशन हुए हैं, उनके माता-पिता के भी इंटरव्यू लेके डाला करता हूँ। और मेरा एक उद्देश्य है कि हमें जो सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो हमें मिलें। हमारे लोगों तक लोग जैसे जान तो जाते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन हमारे लोग वो बताना नहीं चाहते और मुझसे एक प्रेरणा और मिली इसी से। मैं शुरुआत में जब इस पे काम करने आया, तो मैं थोड़ा धीरे-धीरे काम कर रहा था। लेकिन जब एक मेरे जानने वाले से एक लोगों ने उसी काम को जो जिससे ज़ीरो मतलब पैसे पड़ते ही नहीं हैं, उसी काम को लेके एक लोगों ने पूरे ₹5000 माँगे उससे। हमारे रिलेशन में ही थे, उनसे ₹5 मैंने उनसे कहा इसको इस योजना के तहत पढ़ाओ अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा मैंने पैसे दिए हैं एक लोगों को। तो मैंने उनको जो है तुरंत फ़ोन करके उनके पैसे वापस कराए। फिर वहाँ से मैंने सोचा कि अब इसको बहुत ग्रास लेवल पे काम करना पड़ेगा, तभी ये हम लोगों तक शिक्षा पहुँच पाएगी और एक अच्छा जैसे काम हो रहा है और उम्मीद है मुझे सफलता मिलेगी। वो तो काम के ऊपर है। जी मैम। अमित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ क्योंकि आपका पूरा ग्रास रूट का काम है, आप बिल्कुल एकदम घर-घर जाकर अभियान एक की तरह एक काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जातिवाद या एक तरह से मानव की जो एक मनुष्य है, मनुष्य के प्रति घृणा कब कम होगी? कुछ ऐसी संभावना नज़र आ रही है कि कभी जाति व्यवस्था खत्म अ, हो सकती है या ऐसा अछूतपन का व्यवहार एक तरह से जो होता है एक खास वर्ग के साथ, संभावना है कि कभी खत्म होगा ये? मैम बिल्कुल कम होगा और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल ही कम होगा, लेकिन उसमें हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोगों को देखिए बाबा साहब का जो मिशन था, वो अमित मैं बताना चाहूँगा देखिए अमित सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। ये मुझे साथ ही साथ मैं ये भी सवाल पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमें खत्म करें इसको, हमारी ही जिम्मेदारी है या दूसरा वर्ग जो ये कर रहा है क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इसको खत्म नहीं, करने नहीं की? उसकी तो देखिए मैम वो उसके मन मन में एकदम बैठ चुका है कि ये इस तबके से आते हैं लोग और इनके साथ कैसे व्यवहार करें क्योंकि वो देखिए अपने बराबर वो लोग हमें बैठना नहीं देना चाहते। देखिए वो अंदर से भला आपको सामने से दिखाएँ कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो अपनी मानसिकता को दर्शा देते हैं और ये कई बार मेरे साथ हो भी चुका है। ऐसा नहीं कि मतलब 1-2 बार हुआ, कई बार ऐसे हुआ। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा तबका बराबर में आके हमारे साथ जो है फाइट करे। लेकिन हम लोगों को भी इसमें सबसे अहम रोल हम अपने लोगों को चाहिए कि हम इसको बेहतर करें, वो भी सिर्फ़ उसका एक ही माध्यम है, वो है शिक्षा। शिक्षा से ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, बाकी अदर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम उनसे फाइट कर सकें। कोई ऐसा अनुभव जो आप शेयर करना चाहें जो बिल्कुल एकदम आपको अंदर से हिला देता है और ये कहता है कि नहीं मुझे अब इसको मतलब ये झाड़ू वाला काम या जो मानसिकता है इसके प्रति इसको बिल्कुल एकदम खत्म करने के लिए अभियान चलाना है। ऐसा कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहें? जी। नहीं मेरे साथ एक अनुभव मैं बताऊँगा कि मेरे जो माता-पिता थे, वो सफाई का काम करते थे, तो वो कैंसर से पीड़ित हुए। अब क्यों पीड़ित हुए कैंसर से, ये भी एक कारण है क्योंकि हमारे लोग जो हैं, वो अधिकतर रोड पे काम करते हैं, ना उनके पास मास्क रहता है, ना कोई ऐसा उपकरण रहता है जिससे उनको बचाया जा सके, ना हमारे लोगों के पास मेडिकल की सुविधा होती। तो वो जब कैंसर से मेरे फादर तो चलिए कैंसर से एक्सपायर हो गए, मुझे इतना ज़्यादा नहीं दुःख हुआ था। लेकिन जब मेरी माताजी उसी चीज़ से एक्सपायर हुई तो मैं और क्या मेरे पूरा परिवार एकदम आग बबूला हो गया और हम लोग उस मतलब उस चीज़ को हम लोग एकदम निचोड़ अब ये समझिए मैं बयाँ नहीं कर पाऊँगा कि मेरी माताजी किस तरीके से
उनके हालात है, उस चीज को मैंने, हम लोगों के पूरा परिवार ने एक वो किया कि अब हम लोग इस पे काम करेंगे और किसी को भी झाड़ू के काम के लिए प्रेरणा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ये काम से हम लोगों को देखिए मेहनत तो करते हैं हम लोग, लेकिन जो हम लोगों को चीजें मिलनी चाहिए वो उससे नहीं मिलती कम हैं। से कम मिलना चाहिए। जी, जो उससे मिलती हैं वो उससे बिल्कुल नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो सिर्फ हम लोगों को अच्छी शिक्षा अगर हम लोग कर लें या अच्छा रोजगार कर लें, उससे ही हम लोगों को कुछ अच्छा मान सम्मान मिल सकता है। अमित, ये जो सफाई वर्ग है या खासकर जो साफ सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है, चाहे वो तमाम मतलब दूसरे जो न केवल मैं, हमारा जो संस्कार समाज है वो सारा समाज में, ना कि वाल्मीकि कम्युनिटीज, केवल तमाम लोग, चाहे रगड़े का काम करना हो, चमड़े का काम करना हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, तमाम जमा करती है। सबसे जो भयानक जो त्रासदी है वो ये इसमें सफाई वाले में कि उपकरण नहीं होते हमारे पास। भारत सरकार पहले निर्मल भारत अभियान के माध्यम से चलाती है, अब स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से चलाती है, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ वो प्रोवाइड नहीं करते, जैसे मास्क हो, प्रॉपर ग्लव्स हो, या उनको मेडिसिन की प्रॉपर मतलब फैसिलिटी हो कि जिससे डस्ट जब जाए तो कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा दिया जाए उनकी बॉडी में जिससे उनको मतलब रोगों से पीड़ित ना हो पाए। लेकिन तमाम हमारे लोग जितने सफाई पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, मेरा मेरा जो अनुभव कहता है इसको देखते हुए कि 50-60 पार नहीं कर पाते, तमाम बीमारियां उनको जकड़ लेती हैं। जैसे आपने ही बताया माँ का, और बहुत दुखद है ये दृश्य, मैं इसको समझ सकती हूँ अमित। सच में मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है जब हम माँ बाप को ऐसे देखते हैं अपनी आंखों से और वो चले जाते हैं, हम उनकी सेवा तक नहीं कर पाते, हम उनको प्रॉपर इलाज जो होता है वो भी कहीं ना कहीं कम रह जाता है हमारे लिए, जो उम्र भर का हमारे लिए एक पश्चाताप बना रहता है कि काश हम बचा पाते अपने माँ बाप को। लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये कि जो इस वर्ग से आते हैं, जो काम करते हैं ये साफ सफाई का, अपना पेट पालने के लिए या रोजी रोटी कमाने के लिए जो काम करते हैं, तो उनको ये सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए? मेडिकल फैसिलिटी, ग्लव्स की, मास्क की, सैनिटाइज करने की और तमाम चीजें, क्या आपको नहीं लगता कि ये सुविधाएं सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए? या फिर ये है कि सरकार देती है, हमें जानकारी नहीं है, बीच के लोग खा जाते हैं? इस पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं जब अभी कुछ दिन पहले मैंने कई प्रकरण ऐसे मैंने सॉल्व किए हैं कि जब मैं रोड पे जा रहा होता हूँ, मेरे एक तो हमारे लोगों को ये भी थोड़ा से निकल के काम करना चाहिए। मैं रोड पे निकलता हूँ और अगर कोई भी व्यक्ति सीवर में उतर रहा होता है, तो उसको तो मैं डाँटता ही हूँ और साथ में जो सुपरवाइज़र जो होता है उसको मैं तो बिल्कुल अरे बहुत ज़्यादा ही उसको मतलब अब ये समझिए कि मैंने एक प्रकरण मजदूर। ऐसा हुआ जी। कि मीराबाई मार्ग पर एक व्यक्ति अपना ही व्यक्ति सीवर में उतर रहा था जिसके पास कोई उपकरण नहीं थे। तो मैं वहीं से निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो मैंने जब देखा तो मैंने वहीं पर रुक गया और मैंने लाइव वीडियो चला के लोगों को मैंने दिखाया भी कि ऐसे। फिर मैंने उस जो सुपरवाइजर था उसको मैंने डीएम के को चिट्ठी लिखी अपने लेटर पैड से और उस सुपरवाइजर को मैंने आरोप पत्र जारी करा के उसको सस्पेंड कराया। और उसके बाद जो हुआ, मैं कई बार उस ऑफिस में गया हूँ कि अब तुम लोग को उपकरण मिल रहे हैं कि नहीं, मैंने उसको आवाज उठाई। देखिए, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिसपे आपको भीड़ की जरूरत नहीं होती, आप अकेले भी काम कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे जाके उन व्यक्तियों को समझाया और मैंने कहा कि चंद पैसों के चक्कर में अपनी जान मत जोखिम में डालिए और ऐसे अगर करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है आपकी, वो इसी गटर में ही मरेगी, बाकी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए उपकरण पहन के, मास्क पहन के, जो भी ऑक्सीजन वाला एक मास्क आता है जिससे लोग पहन के उतरते हैं। देखिए, सिस्टम हमारा जो है बहुत कमजोर है। हम लोगों देखिए कुछ चीजें जो बड़े लेवल पे हैं उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो कहते नहीं ये सबसे निचला तबका है, इसको कोई जरूरत नहीं। इसको आप जो है कि कम पैसों में भी इसको आप जो है काम कराएंगे। तो देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और हम लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि कहाँ पे
किस चीज की जरूरत है, ये भी हम लोगों को जानकारी देनी चाहिए लोगों को, कि आप बिना उपकरण, जैसे हैट होती है और मास्क होता है और एक सीढ़ी भी होती है उतरने के लिए, ये सब चीजें आप उन लोगों को बताना पड़ेगा। ये आपको, ये आपके राइट्स हैं, ये आपको मिलना ही मिलना है। तो जब तक हम लोग को उनको बताएंगे नहीं, तब तक वो मांगने में, और ऐसा हुआ भी हो वो बोले कि अरे मैंने तो दिया है, तो मैंने कहा दिखाओ कहाँ पे दिया है, और वो बोले मेरे ऑफिस चलिए, तो मैंने कहा ऑफिस में रखने से और यहाँ काम करने पे क्या फर्क है। आप अगर ऑफिस में रख रहे हैं, काम की यहाँ पे जरूरत है आपको, तो कोई फायदा नहीं उसको रखने से। तो कई चीजें ऐसे हुई हमारे साथ और मैंने अवेयर किया, और लोगों को उपकरण, सरकार जो है वो मशीनरी अगर सिस्टम ले आए तो हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। और यही नहीं कर पा रही है सरकार, सारी व्यवस्थाओं को तो संभाल रही है, लेकिन हमारे तबके से जो जुड़ी चीजें हैं, जैसे अभी मैं कुछ पॉइंट से अलग हट के बात कर रहा हूँ। जैसे अभी हमारे लोग नियमित है, ठीक, नियमित के बाद सबसे पहले अगर जो लाया गया निजीकरण, वो सफाई पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए लाया गया। तो सारी चीजें हमारे ही लोगों तक लाई जाती हैं, जो भी समस्या होती है वो हमें ही थोप दी जाती है। तो हमें इन सब चीजों पे आवाज उठाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि हम अगर जा रहे हैं, कि हमारा कोई व्यक्ति उतर रहा है और मुझे मालूम है कि इससे हमारे लोगों की जिंदगी जान मतलब जा सकती है, तो हम उसको बचा सकते हैं, तो उसको हम लोग को बचाना चाहिए। और मैंने भी कई ऐसे प्रकरण हैं जो हम लोगों ने इसको किए, मैं खुद अकेला मैंने उसको किया है। तो जो उपकरण जो है वो हमें, बिना उपकरण के हम लोग को नहीं काम करना चाहिए, और ये हमारा राइट्स है, हम लोगों को मिलना चाहिए। और मास्क और आपके ग्लव्स, क्योंकि देखिए जो धूल उड़ती है वो सीधे हमारे नाक से होके सीधे फेफड़ों में और जाती है, जो गंदगी होती है वो फेफड़ों से होके जाती है। तो मास्क तो कंटिन्यू होने चाहिए, ऐसे मास्क होने चाहिए जिससे ऑक्सीजन वाले मास्क होने चाहिए, जिससे हमारे एयर भी अच्छे से जाती रहे। तो ये सब उपकरण जो है वो हम लोगों को जरूर से जरूर होने चाहिए मैम। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, सवाल कि हम लोग जो एक तरह से छोड़ देते हैं सारी चीजें, अपनी जिम्मेदारियों को उस तरीके से नहीं लेते। लेकिन आप बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी, न केवल इस वर्ग से आने वाला बल्कि नागरिक का कर्तव्य है। ये केवल अमित का या कौशल का सवाल नहीं है, ये हर एक उस नागरिक का कर्तव्य है जो अपनी आंखों से देखते हुए भी किसी को टोकना नहीं चाहता। आप अगर मान लीजिए हॉस्पिटल्स में कई बार सिविल साफ करते हुए मर जाते हैं लोग, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या केवल वही लोग जो इस कम्युनिटी से आते हैं वही इसका विरोध करें? क्यों? जी तो जी इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या केवल चीजों को खत्म करना, जातिवाद को खत्म करना, अछूतपन को खत्म करना केवल हमारे प्रयास से होगा? ये सामने वाले को भी तो देखने की जरूरत है ना, वो भी अपनी भूमिका निभाए। अभी तो बहुत बढ़िया आपने, इतना मैं सल्यूट करती हूँ स्वच्छकर समाज की आवाज की तरफ से आपको, कि आप अपने अकेले भी आप बहुत सारे स्टेप्स पे काम करते हैं। और सरकारों को भी इसको कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है ही, कि खासकर सीवर की सफाई के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं। जब सरकार तमाम तरह के हम वैज्ञानिक अप्रोचेज लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्यों ना हो? इसमें क्यों रोबोट मशीन क्यों नहीं आ सकती, या इसमें जी क्यों नहीं मशीनों के माध्यम से सीवर साफ? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है मैम। माइक आपका म्यूट, अनम्यूट है। जी हेलो। हाँ अमित, जी युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं जितने भी हमारे युवा साथी जो काम कर रहे हैं बाबा साहब की विचारधारा पर, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी समझ कर
काम करना होगा कि देखिए बाबा साहब ने जो पहला जो उनका मूल मंत्र था वो था शिक्षित करो। तो और दूसरा जो मूल मंत्र था संगठित करो, संघर्ष करो। तो हम लोग जितने भी युवा हैं, तो हमें उनके पहले मूल मंत्र को पकड़कर हमें काम करना होगा। और अगर हम लोग ने पहले मूल मंत्र पर काम कर लिया, तो बाकी के जो 2 मूल मंत्र हैं, उस पे काम करने में बहुत आसानी होगी हम लोगों को काम करने में। तो मैं जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनसे चाहूँगा। अमित अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ अमित बोलो। जी, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं और जो आगे भी काम करते रहेंगे और जो मिशन से जुड़े हुए लोग। अमित अमित अनम्यूट। हाँ जी, जो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ से आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। जी, जो मिशन से वे जुड़े लोग हैं, वो शिक्षा पर काम करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आपको समाज में कुछ काम करना है या समाज के लोगों को अवेयर करना है, तो पहले खुद शिक्षित होना पड़ेगा, तब समाज को शिक्षा की ओर आप अग्रसर कर पाएँगे। अमित कुछ सवाल ले लें। कुछ जी, बहुत सारे कमेंट्स साथ ही साथ आए हैं आपके लिए। मैं जी, जी, जी। चाहूंगी कि 1-2 कमेंट में जरूर आपको बताऊं। जी, जी। अमित भाई, आप आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें काफी मात्रा में लोग आपसे प्रभावित हैं। दीपू कुमार वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं, और देश पहले करके कमेंट कर रहे हैं। अमित भाई हमारे मार्गदर्शक हैं। राजू वाल्मीकि कोहिनूर कह रहे हैं, जिस तरह से देश के फौजी सिपाहियों को सारे उपकरण और सुरक्षा कवच तथा सुविधाएं दी जा रही हैं, उसी तरह सफाई सैनिकों को सारी सुरक्षा कवच और सुविधाएं दिए जाए। राजू वाल्मीकि कोहिनूर, आदर्श परिवार, गोंडा, उत्तर प्रदेश। जी। अनिल अनिल कांधा जी, राजू वाल्मीकि कोहिनूर, कुलदीप कुमार, अस्मित, रवि कंचन, सुमित कुमार, दीपू कुमार वाल्मीकि, अमित करके है, DOECC, कनेक्ट विद शुभ, देश पहले, राजू वाल्मीकि कोहिनूर। तमाम लोग आपको लगातार देख रहे हैं और आपके ऊपर टिप्पणी, ये एक टिप्पणी के रूप में ही था कि जैसे देश के सैनिक को सारी के सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, ऐसे ही जी, जी। सफाई सैनिक को करनी चाहिए। आपका कमेंट। सर मैं जी, जी मैम एक मैं चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आरटीई की सुविधा लोगों को मिल रही है, गरीब तबके को, मैंने अभी कुछ दिन पहले नगर निगम में भी ये आवाज़ उठाई थी कि जो हमारे लोग सफाई का काम करते हैं या जो हमारे समाज के लोग हैं, तो आप ये समझिए कि हमारे इस देश का जो रक्षक है, तो पहले जैसे सैनिक जो आते हैं हमारे जो बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो स्वच्छकार समाज है वो जो काम कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी जो भाई हैं या सफाई सैनिक कह लीजिए, उनके जो घर के लोग हैं वो सुबह 5 बजे निकलते हैं और शाम को 5 बजे घर आते हैं। वापिस तो आ, बिल्कुल सही। एजुकेशन पे ज़्यादा बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था बने, मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएँ कि जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में, ना कि सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में उनको फ्री में शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे लोग भी शिक्षा का जो मार्ग है वो बहुत आसानी से उनको तय करने में अ मुझे मुश्किल ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जो है हमारी बात को पहुँचाएँ सरकार तक कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएँ कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, क्योंकि ये सोचना पड़ेगा कि इस देश का जो रक्षक है, वो हमारा समाज भी है। ऐसा नहीं कि केवल और केवल सैनिक भी हैं, क्योंकि अगर वो बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, तो वो पूरे देश में सुरक्षा कर रहे हैं, हर एक गली, हर एक सड़क पे वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो
क्यों ना सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाने का काम करे सरकार। तो ये एक ऐसा मसूदा तैयार करे सरकार कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़ सके, और एक ऐसी व्यवस्था में जिससे उनकी आर्थिक तंगी भी रहती है। ऐसा नहीं कि सभी नौकरी में हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो संविदा पे काम करते हैं 6,000 रुपए में, और आज की जो स्थिति है वो ये मान के प्राइवेट स्कूलों में अगर नर्सरी में भी पढ़ाते हैं बच्चा तो 2,000 रुपए फीस है, और किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। तो अगर 2,000 रुपए करके अगर 6,000 रुपए चले गए फीस में, तो वो क्या घर में खाना खाएगा, और क्या रिश्तेदारों को देखेगा, क्या ये दवाई इलाज करेगा। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार को ऐसी योजनाओं को बनाना चाहिए। बिल्कुल। और अमित, मैं आपकी मांग में एक और मांग जोड़ना चाहती हूँ, हमारे तमाम दर्शक भी और जो इसको चैनल को देख रहे हैं वो उनको ये जानकारी मिले कि मेडिकल फैसिलिटी भी इनको दी जानी चाहिए। जी जी CGHS की फैसिलिटी और डायरेक्ट पेमेंट की फैसिलिटी इनको दी जानी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटली बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में जाने में होते हैं और उनको पैसे इतने ज्यादा देने पड़ते हैं कि इतनी इतनी वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसलिए उनको डायरेक्ट पेमेंट की फैसिलिटी उनको होनी चाहिए, और ये जो निजीकरण में लोग जो लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी, उनको भी होनी चाहिए। परमानेंट के तो है जी ही, बिल्कुल। लेकिन परमानेंट मैं क्योंकि एम्प्लॉय परमानेंट है ही नहीं, बहुत सारे जी अब जी निजीकरण आ चुका है इस क्षेत्र में। तो निजीकरण से जो लोग लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी, उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये आपकी मांग में मैं जोड़ना चाहूंगी। तो इन्हीं मैं शब्दों आपसे में अमित, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। हम लोग मेरा सौभाग्य है कि मैं यंग एज में आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है मैम जो मैम लगातार। ये मैं माफी जी मांगते हुए कहूंगी कि बहुत बड़े बड़े संगठन भी इन मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं। जी जी तो संगठन मैम बने हुए हैं हमारे, वो संगठन भी अगर एकजुट होकर इन इश्यूज पे बात करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि सरकार आपकी बात जरूर सुनेगी। लेकिन आप जो अकेले काम कर रहे हैं वो संगठन से भी बड़ा काम है। मैं तमाम दर्शकों को और जो खासकर जो हमारे जो लगातार जिन्होंने इसके ऊपर लगातार कमेंट किया, प्रदीप कुमार हमारे साथ थे, रमेश चंद्रा जी थे, लगातार देख रहे थे पूरी चर्चा को, रौनक कुमार, राजू वाल्मीकि, देश पहले। आपको एक और आपका आपके लिए बहुत अच्छा कमेंट है जिसको मैं चाहूंगी अमित आप सुने। आदरणीय अमित भाई जी, हम सभी के मार्गदर्शन में शुभ चिंतक हैं। देश प्रदेश के समस्त सफाई कर्मचारियों को न्याय हेतु हमारा पूरा समर्थन आपके चैनल और अमित जी को सबसे ज्यादा शारीरिक और अन्य अत्याचार का शोषण सफाई कर्मचारी सहन करता है। मैं राजू वाल्मीकि कोहिनूर की बहुत आभारी हूँ कि आप एक अच्छा इनपुट दे रहे हैं हमारे चैनल के लिए, और हम मेरे लिए भी, मैं भी इन चीजों को बिल्कुल एकदम और ज्यादा अच्छे तरीके से उठाऊंगी। आप सब जुड़े हैं हमारे साथ, मेरे पास शब्द नहीं है, और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और ये चैनल आप सबका चैनल है, मेरा इसमें कोई आर्थिक रूप से कोई इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लोगों की आवाज में इस माध्यम से उठा पाऊँ, ये एक जरिया मात्र है, इसके अलावा जी और कुछ नहीं है। केवल जरिया है ताकि हम लोग इस लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो इससे मैं रूबरू करवाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको। और आप जी लोगों ने जो सवाल किए वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। यही इनपुट होता है, इसी से हम आमने सामने जाकर एक और बेहतर के लिए काम कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप तमाम दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और अमित जी, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत चर्चा धन्यवाद की, आपका। बहुत बहुत आभार। इन शब्दों के साथ सबको मेरा आभार। मिलते हैं फिर साथियों एक और जय भीम।